Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. In the previous video we had looked at the uses of electrochemical series. हम लोगों ने electrochemical series देखी थी and electrochemical series के हम लोगों ने uses देखे थे. हम लोगों ने ये कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बेसिकली 3 कॉलम्स होते हैं ना. उसमें पहला कॉलम होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोड दिखते हो, दूसरा कॉलम वो होता है जहां पे आप रिडक्शन रिएक्शन दिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Cu, एंड द थर्ड कॉलम हैज द रिडक्शन पोटेंशियल्स E0. ओके, नाउ रिडक्शन पोटेंशियल कुड बी लेट्स से इसका 0.440 वोल्ट्स. ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीशीज होता है ये होता है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड राइट हैंड साइड पे जो स्पीशीज होता है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिडक्शन पोटेंशियल, एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिडक्शन पोटेंशियल. ये सारी चीजें हम लोगों ने ना प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. ओके, नाउ इसी चीज को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड देन इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज नर्स्की इक्वेशन. ओके, सो सबसे पहले तो ये चीज कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की. दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. Now, if metals donate electrons, metals will become our reducing agents. Correct? Now, अगर जो metals ये reducing agents है, तो metals की जो reducing strength है, it is inversely proportional to the reduction potential. Okay? So, I can say reactivity of metals is inversely proportional to your reduction potential. You have to remember this. Metals के केस में reactivity जो होती है it is inversely proportional to reduction potential. ठीक है. अच्छा, इसके बाद I can also look at it this way. मैं इस चीज को इस तरह से भी समझ सकता हूं कि आप लोगों ने ना 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव Fe प्लस CuSO4, इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu. यहां पे क्या हो रहा है, Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. यू कैन सी दैट Fe इज डिस्प्लेसिंग कॉपर ना. कॉपर के जगह पे अब Fe आ चुका है. सो यहां पे रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. व्हेन आई से मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब अगर जो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आपकी E0 की वैल्यू कम होगी. सो आई कैन से नाउ अ मेटल विथ स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल विल डिस्प्लेस अ मेटल with greater reduction potential. ठीक है? I hope you have understood this. Okay. Now, same चीज नॉन मेटल्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है. Now, when you talk of non metals, ठीक है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नॉन मेटल्स होता है, दीज नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड हमें ये पता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0. So I can write therefore reactivity of non-metals
of non-metals is directly proportional to E naught. ठीक है. सो जितना रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी. एंड हमेशा ये रूल होता है ना, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल. सो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा. सो फ्लोरीन प्लस NaCl, व्हाट विल हैपन इज फ्लोरीन विल डिस्प्लेस Cl. फ्लोरीन जो है वो Cl को डिस्प्लेस कर देगा, आपको मिलेगा NaF प्लस Cl2. ओके, बैलेंस करना हो तो ये बैलेंस हो जाएगा. सो यहां पे क्या हुआ, यहां पे फ्लोरीन वॉज अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, more reactive non-metal has displaced less reactive non-metal. And when I say more reactive non-metal, मतलब reduction potential will also be more, correct? क्योंकि reactivity of a non-metal is directly proportional to reduction potential. So what I can say is, I can say that, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a more non-metal with greater reduction potential will displace a non-metal with smaller reduction potential. ठीक है, it will displace a non-metal with smaller reduction potential. ये this is opposite to metals. metals के केस में smaller E naught means more reactive, non-metals के केस में greater E naught means more reactive. ठीक है. So I hope you have understood this. क्या रिपीट इट, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज याद नहीं रखनी, वो आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे. रिडक्शन पोटेंशियल्स वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ओके. Okay, now we will start off with relationship between EMF of a cell and Gibbs free energy. See, आप कोई भी सेल ले लो, ये सेल का काम होता है चार्ज सप्लाई करना. It supplies the charge Q, and whenever a battery supplies charge Q, we say that electrical work is done by the battery. Electrical work is done by the battery. And this is always equal to charge supplied by the battery, that is Q, multiplied by the EMF, that is E. अच्छा, अब चार्ज बेसिकली, चार्ज मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बैटरी सप्लाई करती है ना. चार्ज कैरियर्स कौन कौन होता है? These are basically electrons. Electrons are the ones which carry the charge. So I can write charge as number of moles into F, Faraday total. Faraday is basically charge on 1 mole of electrons. So मैं Q को लिख सकता हूँ N into F into E. Now if you want work done to be maximum, for work done to be maximum, process should be reversible. हम लोगों ने ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेसेस. सो प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल. अच्छा, एंड जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान आप वर्क डन करते हो, दैट reduces Gibbs free energy. So this leads to the reduction of Gibbs free energy. That is delta G.
अब डेल्टा जी इज बेसिकली द चेंज इन एनर्जी. अब चेंज इन एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी ना, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी रिड्यूस हो रही है. रिड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि सम पार्ट ऑफ दैट फ्री एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क. सी बैटरी वर्क कर रहा है ना, खुद से तो वर्क कर नहीं सकता, तो उसके अंदर जो भी फ्री एनर्जी स्टोर थी, दैट फ्री एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज therefore delta G is equal to NFE. Now आपका right hand side will be positive, number of moles is positive, Faraday is positive, E is EMF of a galvanic cell. galvanic cell का EMF positive होता है, तो right hand side आपका positive है, but आपका left hand side negative है ना, delta G is negative, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी आपकी reduce हो रही है. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस लगा देते हैं. सो डेल्टा जी फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NFE. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग बस क्या करता है, नॉट लगा देता है. सो इन दिस केस दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस NFE नॉट. ओके. नाउ वी नो दैट ये जो डेल्टा जी होता है, सॉरी, जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आप लोगों ने इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. करेक्ट. सो डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Extensive property. Okay. So we know that delta G is equal to minus NFE. So therefore I can write E as minus delta G upon NF. Now if you see over here, this is also an extensive property. This is also an extensive property. मैं जब आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is an intensive property. So extensive upon extensive will be an intensive property. So ये जो EMF होता है या electrode potential होता है, this is an intensive property. Now what do you mean by intensive property? It does not depend upon the amount of substance. So जैसे for example Zn2 plus 2 electrons giving you zinc. लेट्स से ये E नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.763 वोल्ट. ये है. ओके. तो आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना. नहीं, इस रिएक्शन के लिए पहले मैं डेल्टा G नॉट फाइंड आउट करता हूं. डेल्टा G नॉट इज माइनस NFE नॉट. सो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, सो 2 इंटू F इंटू माइनस 0.763. अब जब आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2Zn2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू 2 जिंक. ओके. E नॉट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. E नॉट विल स्टिल बी इक्वल टू माइनस 0.763 वोल्ट. दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कि आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो, आप नंबर ऑफ जिंक आयंस, जिंक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, E नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. Okay, but if you want to find out delta G naught क्या होता है? It is minus NFE naught. Now minus n number of electrons यहाँ पे 2 थे, but यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो number of electrons 4 हो गए. So this will become equal to 4 into F into minus 0.763. So now you can see that आपकी डेल्टा G naught 2 times हो गई. नहीं, यहाँ पे 2 into हो रहा था, यहाँ पे 4 into हो रहा है. So that is why delta G naught ये extensive property है. Obviously number of moles is also an extensive property, but ये E naught जो है, this E naught is an intensive property. So आप इस हाफ रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, E naught पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. E naught will not get affected. ठीक है. I hope you have understood this. ठीक है. अब हम लोग what we are going to do is, हम लोगों ने ना थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी के रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा था. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q. Q was your reaction quotient.
ओके, नाउ रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? अगर जो आपका रिएक्शन ऐसा है, ए बी बी प्रोड्यूसेस सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, तो आपका जो रिएक्शन कोशेंट होगा वो सी रेज टू सी इंटू डी रेज टू डी डिवाइडेड बाय ए रेज टू ए इंटू बी रेज टू बी, ये हो जाएगा, करेक्ट? सो नाउ आई कैन राइट दिस एज, अच्छा करेक्ट, सो दिस वुड बिकम योर रिएक्शन कोशेंट। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। सिमिलरली आप डेल्टा जी को कैसे लिख सकते हो? डेल्टा जी कैन बी रिटन एज माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट कैन बी रिटन एज माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। ओके, नाउ मैं एक काम करता हूं, माइनस एन एफ से सारी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, तो आप माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ई is equal to E naught plus RT upon minus NF into ln Q. So I can write this as E is equal to E naught minus RT upon NF into ln Q. ठीक है? I hope you have understood this. Okay. इसी इक्वेशन को कहा जाता है नर्स की इक्वेशन। सो E क्या है? E इज बेसिकली EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल अंडर एनी कंडीशंस, अंडर एनी कंडीशंस। ये ई नॉट जो है इट इज EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा, अब ना ये सेम इक्वेशन आप पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए नहीं, आप हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हो। मतलब मान लो आपके पास बस एनोड है या एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी आप ये सेम इक्वेशन लगा सकते हो। इसमें ना हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, R is your basically it has the same value as gas constant. Okay, so R is 8.314 joules, SI यूनिट्स में R की वैल्यू होती है 8.314। टेम्परेचर आपका जो भी टेम्परेचर होता है वो केल्विन्स में आपको कंसिडर करना है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज एंड F जो होता है दैट इज अ फैराडे। ओके, नाउ if the temperature is 298 kelvins, so at 298 kelvins क्या होगा? ये जो आपका इक्वेशन है दिस विल बिकम E is equal to E naught minus R is 8.314 into temperature is 298। अच्छा, ln के जगह पे अगर जो log लिखना हो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2.303 log Q divided by N into 98500। Okay, now if you solve this, आपको ये क्या आएगा पता है? E is equal to E naught minus, ये रफली इसकी वैल्यू आएगी 0.059 divided by N into log Q। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एक्चुअली योर नर्स्ट इक्वेशन। ये भी नर्स्ट इक्वेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो टेम्परेचर आपको दिया होता है क्वेश्चन में दैट इज 298 केल्विन्स। ओके, अच्छा, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है डेल्टा जी 0 होता है। सो आई कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। सो ई बिकम्स इक्वल टू
माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ। सिर्फ डेल्टा जी इज जीरो, यह आप लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है। सिर्फ डेल्टा जी इज जीरो, ई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। प्लीज रिमेंबर डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं है, डेल्टा जी जीरो है। सो डेल्टा जी जीरो है तो ई बिकम्स इक्वल टू जीरो। इफ ई इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। अब ये टर्म को ये साइड पे देके आ सकते हो। सो व्हाट यू कैन गेट इज ई नॉट is equal to plus 0.059 upon n log of Q is your reaction quotient, but when the reaction is at equilibrium, Q के जगह पे आप K लिखते हो. It can either be Kc or it can either be Kp. So you can remember this. This is true at equilibrium. And when the temperature is 298 kelvins. ठीक है? So I'll give you an example now. Let's say we have this reaction, Daniell cell है. Daniell cell क्या होता है? आपका जो एनोड होता है ना, your anode is zinc becoming Zn+2. ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. कैथोड जो होता है, कैथोड पे जो आपका रिएक्शन होता है दैट इज, सो दिस इज सॉलिड, दिस इज aqueous. Copper 2+ ions will accept 2 electrons and become copper solid. Total, so your net reaction आपका क्या हो जाएगा? If you look at this, आपका net reaction होगा zinc solid plus Cu2 plus aqueous, giving you Zn2 plus aqueous plus Cu solid. ठीक है, फाइन. अब यहां पे आप रिएक्शन क्वोशिएंट Q कैसे लिखोगे पता है? हाउ डू यू राइट Q एज? आप Q ऐसे लिखते हो, concentration of products divided by concentration of reactants. Products में you have Zn+2, so you have Zn+2 into, ये कॉपर सॉलिड है ना, सॉलिड के लिए आप हमेशा 1 लिखते हो, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ये भी सॉलिड है, इसके लिए 1 लिखोगे. एंड ये aqueous है, aqueous मतलब डिसॉल्व्ड स्टेट है, you write it as Cu2+. So this is Zn2+ divided by Cu2+. तो अब यहां पे आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? नर्स्ट इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आप अज्यूम करो कि आपका जो टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन्स. ओके, सो आपका ये जो लिखना होगा, आप ये इसको ऐसे लिखोगे, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N log Q. करेक्ट? सो E is equal to E naught minus 0.059. अच्छा, N is basically, N क्या है? N is number of electrons exchanged. So एनोड से कैथोड की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना. So N will be equal to 2 into log Q. Q is Zn2 plus 2 Cu2 plus. ओके, अब हाउ डू यू फाइंड आउट E नॉट? E नॉट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो E नॉट फाइंड आउट करने के लिए ना आप आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओपन करो. नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले तो जिंक इलेक्ट्रोड देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल गिवन टू यू? लेट मी ओपन दिस अप. जिंक के लिए आपको मिलना चाहिए -0.76, मिला. वैसे ही कॉपर के लिए देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, Cu2 plus 2 Cu. देयर इज ऑल्सो वन मोर रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज Cu2 plus से Cu plus. वो नहीं देखना है, Cu2 plus से Cu देखना है आपको. इफ यू लुक एट दिस, दिस इज गिवन टू यू एज Cu2 plus 2 Cu, 0.34 volts. ओके, ना हमें ये पता है कि जिंक इज एनोड, दिस इज कैथोड. तो पहले तो आप E नॉट फाइंड आउट करोगे.
So E naught is simply, this is basically EMF of the cell. This is nothing but E naught of cathode, reduction potential of cathode, minus reduction potential of anode, right? Reduction potential of cathode is 0.34 volts. Reduction potential of anode is minus 0.76. So 6 plus 4, 10. This will become 1.10 volts. Right? Now this is E naught of cell. तो आपको यहाँ पे ये नर्स की इक्वेशन में E naught जो पुट करना है वो मिल गया. मान लो आपको क्वेश्चन में इनके ये भी दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशंस भी दिए हुए हैं. लेट्स से Zn2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से दैट इज 1 मोलर. एंड Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से इट इज गिवन टू यू एज 0.1 मोलर. ये नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया जाएगा. सो लेट्स पुट द नंबर्स ओवर हियर एंड देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है. सो E इज इक्वल टू E नॉट दैट इज 1.10 माइनस 0.059 को रफली मैं लिख रहा हूं 0.06 अपॉन 2. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस की वैल्यू 1 है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इसकी वैल्यू 0.1 है. So E is equal to 1.10 minus 0.03. 1 upon 0.1 is 10. This is log 10. Log 10 की जो वैल्यू है, log 10 की वैल्यू आपकी 1 है. Right? Log 10 is always 1. So this will become E is equal to 1.10 minus 0.03 into 1, that is 0.03. So this will become equal to 1.07 volts. So you can see that अगर जो आपकी कंडीशन सारी स्टैंडर्ड होती तो आपका EMF होता 1.10 वोल्ट. अब when I say स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो था, एंड सारे कॉन्सेंट्रेशंस 1 मोलर होने चाहिए. इसका 1 मोलर था बट इसका 0.1 था ना, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है. स्टैंडर्ड कंडीशन आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो EMF चेंज होगा. तो इसलिए देखो आपका फाइनल EMF इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल विथ यू. ओके, लेट्स से यू हैव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंबाइंड विथ आयन इलेक्ट्रोड. सो E naught Fe plus 2 Fe, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एक मिनट, माइनस 0.44. एंड E naught H plus 2 H2, इसका तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट्स होता है. अब मुझे ये बताओ कि आपको पूछा जाए कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, तो ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट बिकम्स योर कैथोड. ओके, सो 0 इज बिगर देन माइनस 0.44. सो जिसका, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट इज अ कैथोड. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकम्स कैथोड, दिस बिकम्स योर एनोड. अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड? रिडक्शन रिएक्शन. सो H प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम H2. अब 2 है तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन, तो Fe विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स and become Fe plus 2. So this is solid, this is aqueous, this is gas, this is aqueous. आपका जो नेट रिएक्शन होगा, ये नेट रिएक्शन क्या होगा, आप दोनों को ऐड करोगे. So 2H plus aqueous plus Fe solid, this will form H2 gas plus Fe plus 2 aqueous. ठीक है. अब आपका रिएक्शन कोशेंट Q चाहिए. सो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ नॉर्मली आप हमेशा कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हो, बट वेन एवर यू हैव अ गैस आप प्रेशर यूज करोगे. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2
इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 आयंस होंगे तो आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कोएफिशिएंट 2 है तो आप स्क्वायर करोगे इनटू ये सॉलिड है तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1. ओके अच्छा पहले E नॉट ऑफ सेल भी निकाल देता है. इट इज ऑलवेज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड minus E naught of anode. So it is equal to 0 minus 0.44. This is equal to 0.44 volts. ठीक है. So आपको E naught of cell एंड आपका एनोड एंड कैथोड करेक्ट है ये आपको कैसे समझ में आएगा? अगर जो आपका E naught of cell पॉजिटिव नंबर है तो एनोड एंड कैथोड करेक्ट है. अगर जो कैलकुलेशंस के बाद आपको E नॉट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एनोड एंड कैथोड आपने गलत लिए हैं. दिस शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर एंड जो ये आ रहा है पॉजिटिव सो दैट इज फाइन. अब नर्स की इक्वेशन यूज करते हैं. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग क्यू. सो आई राइट E इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू है 0.44 माइनस 0.059. कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना ट्रांसफर. सो अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है प्रेशर ऑफ H2 इंटू Fe+2 इंटू H+2. अब ये जो वैल्यूज है ना ये वैल्यूज वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. प्रेशर शुड बी इन एटमॉस्फियर्स, this should be in molars and this should be in molars. अब ये वैल्यूज अगर जो एक बार आपको दे दी आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E. ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू यूज द नर्स्ट इक्वेशन. अब हम लोग एक सेशन रखेंगे जहां पे वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन नर्स्ट इक्वेशन ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का. ठीक है. Okay, then this please remember Nernst equation is very very important. Nernst equation पे questions बनता है, बहुत सारे questions बनता है Nernst equation पे. Okay, चलो then, bye everyone. Okay.